भाईजान का इंतकाल हुआ था? मैं 23 साल का था। अच्छा। हाँ, वो मुझसे 6 साल बड़े थे आरिफ भाई, और बस वो बाकी 2 आरिफ भाई से बड़े थे। जी, आरिफ भाई से बड़े जो थे आसिफ भाई, वो 4 साल बड़े थे उनसे, और सबसे बड़े हमारे भाई आबिद खान साहब हैं, वो टीचर हैं वो भी, और वो तकरीबन उनसे 8 साल 9 साल बड़े थे। तो हमारी 3 बहनें और हैं, तो 2 छोटी बहनें थी आरिफ भाई से और एक बड़ी बहन थी। तो अभी तीनों बहनें अपने अपने घरों में हैं, हम 3 भाई बचे हुए हैं। अल्लाह आप सबकी उम्र दराज करे और आप उनके इस काम को और अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाते हैं। आमीन आमीन। देखिए, बहुत ज़हीन इंसान जो होता है जी, या तो बहुत खामोश होता है जी, या बहुत शरारती होता है। जी। खामोशी का तो हमने जिक्र आपसे सुन लिया। जी, ऐसे हसास आदमी, ऐसी शख्सियत। आपको अपने बचपन की उनकी कोई शरारत याद है जिसको सुनकर जिसको आज महसूस करके भी आज के आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है? अरे भाई, शरारती तो नहीं थे, लेकिन बस एक होता है ना आदमी के अंदर, एक होता है कि हर बात को चैलेंज के शक्ल में लेना है। जी। तो आरिफ भाई में ये खूबी थी। तो हमारा इलाका जो था वो बंजारों का इलाका था, और बंजारे जो थे वो गाय भैंस वगैरह पालने का उनका वो था। तो उनके हाथ बहुत मजबूत होते थे, मतलब वो दिन भर वो गायों को नहलाना धुलाना, उनको संभालना। जी। तो एक नवाब भाई थे हमारे, वो बंजारों से ही थे। तो आरिफ भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो तगड़े आदमी थे। अच्छा। तो आरिफ भाई की हाइट बहुत कम थी। आरिफ भाई 5'7" या 5'8" के बीच के दरमियानी रहे थे, और नवाब भाई थे 6 फीट के तगड़े आदमी। अच्छा। तो बस वो क्या पठान हो तुम, हाँ पंजा तो लड़ा नहीं सकते हमसे। अच्छा, उन्होंने ये नवाब भाई ने ये कहा। तो आरिफ भाई ने कहा ठीक है, चैलेंज लिया कि चलो 1 महीने बाद पंजे लड़ाएंगे। आप यकीन मानिए असलम भाई, उन्होंने वो इतने हट्टे कट्टे बंजारे नवाब भाई को पंजे में हरा दिया। तो वो आरिफ भाई के साथ वो शरारतें, मैं चूंकि छोटा था तो मुझे बहुत इजाजत नहीं थी कि उनके आसपास मौजूद रहूं, क्योंकि उनके दोस्तों का सर्कल होता था, और दोस्तों में ऐसी बातें होती थी जो मतलब ईमानदारी से छोटे बच्चों के सामने नहीं होती उस जमाने में। तो मेरा काम बस उनके सामने चाय लेके जाने का, पानी लेके जाने का होता था, और बस वो रखकर भगा दिया जाता था मैं। तो कोई ऐसी बहुत सारी मजेदार बातें तो याद नहीं है मुझे। लेकिन बस ये है कि भाई ने जिस पे चैलेंज कर लिया, जिस पे ठान लिया, वो काम हो जाता था। तो नवाब भाई वो पूरी जिंदगी इस बात का मलाल करते रहे कि बताओ मुझे तुमने हरा दिया। तो नवाब भाई जब तक जिंदा रहे तब तक बहुत घर पे आते भी थे। उनकी दोस्ती हमेशा रही आरिफ भाई से। अच्छा अच्छा जी। मतलब वो एक पठान का था। जी जी, वो घबराने वाले आदमी नहीं थे। मैं आपको उनका एक वाकया मतलब बताऊं। जब वो सऊदी अरब गए 1996 में, तो वहां 3 साल रहे। 3 साल रहने के दरमियान वहां पर कुछ ऐसी दवा उन्होंने खाई बीमारी बुखार आने पर, जिससे उनकी दोनों किडनियां श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई। वहां डॉक्टर ने देख के बोल दिया कि आपको डायलिसिस होगा और किडनी रिप्लेस होगी। तो ये हुआ कि एक डायलिसिस वहां करवा के यहाँ आ गए, और यहाँ पर आने के बाद हमने एम्स में डेट्स वगैरह ली। तो एम्स में डायलिसिस के लिए जाते थे जब तक वो किडनी डोनर नहीं मिल जाता। तो डायलिसिस पे जाने के वक्त होता यह था कि लोग जो होते थे जाते थे तो वो स्ट्रेचर पे बैठ, मतलब कुर्सी पर बैठ के थे, और आते वक्त वो स्ट्रेचर पे लोड कर आते थे, क्योंकि वो पूरा खून जो है आपका मशीन में जाएगा, फिर प्यूरिफाई होगा, फिर वापस आपकी बॉडी में आएगा। वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होती है आज भी। तो बहुत ही तकलीफदेह काम होता था। तो हम ये देखते थे कि लोग हमारे सामने कुर्सी पर बैठ के गए हुए हैं, व्हील चेयर पर, और बिल्कुल बेसुध होकर स्ट्रेचर पर लोड कर आए हैं। आरिफ भाई जो थे आस्तीन चलाते हुए जाते थे और आस्तीन उतारते हुए आते थे वापस। मतलब डायलिसिस के बाद वो स्ट्रेचर पे लेटने का मना कर देते थे कि मैं नहीं लेटूंगा। तो डायलिसिस से होने के बावजूद भी मतलब चल कर आते थे। तो ये उनके जीवटता थी, वो अंदर जो एक मजबूत इंसान था उनके। बस अनफॉर्चुनेटली वो हड़ताल ना हुई होती एम्स में, तो आज आरिफ भाई हमारे बीच में होते हैं। आप ये तो खैर उनके तो दोस्तों की बहुत तादाद होगी जी, मगर फिर भी मैं ये मालूम करूंगा कि आरिफ भाई के करीबी दोस्तों के नाम आप कुछ जो बहुत ज्यादा करीबी। हाँ, आरिफ भाई के हर फील्ड में बहुत अच्छे दोस्त रहे, और चूंकि हरफनमौला आदमी थे, ऐसा कोई काम नहीं था जो आरिफ भाई नहीं कर सकते हो मेरी नज़र में। तो जो क्रिकेट खेलते थे तो उनके साथ देवेंद्र शर्मा भाई थे हमारे एक बड़े भाई, एक
गीत सेठी भाई थे, बलवीर रघुवंशी जी थे, जी। ये क्रिकेट के उनके दोस्त थे जो अभी भी मुझे याद हैं, और अभी भी कहीं मिल जाते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बलबीर रघुवंशी जी, ये क्रिकेट खेलते थे। नाम तो मैंने सुना है क्रिकेट में भी। जी, ये उस वक्त के खेले हुए लोग थे तो वहां खेलते थे। और शायरी में जब आए आरिफ भाई तो मदन मोहन दानिश भाई, दीपक जैन दीपा भाई, असरा चंदेरी भाई, ये बहुत करीबी लोग हैं। दीपक भाई और असरार भाई तो बिल्कुल दांत काटे दोस्त थे उनके। और ये था कि हफ्ते में 2-4 दिन वो हमारे यहाँ पर ही, मतलब उनकी बैठकें होना ही होना थी। तो रात को 11-12 बजे कहीं से घूम के लौट कर आते थे ये लोग, और फिर बैठ जाते थे। तो हमारा काम वही चाय पानी देने का होता था। तो ये लोग बातें कर रहे होते थे, शेर कह रहे होते थे, और हम सुनकर देख रहे होते थे। तो बहुत सारे लोग थे उनके दोस्तों में शामिल। क्या आरिफ भाई की शादी होगी? नहीं, जब इरादा ये था कि सऊदी अरब से लौटने के बाद फिर इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन वो वहाँ किडनी फेल होने की खबर आ गई तो फिर वो इरादा पूरा हो नहीं पाया। तो आरिफ भाई ने बहनों की शादी का फैसला किया था कि पहले बहनों की शादी होगी। तो दोनों बहनों की शादी होने के बाद वो उनको वापस आना था। तो जब वो बहनों, वो जब वहीं थे जब बहनों की शादी हाँ, होगी। तो बस ये था कि हालात को अपने हक में करने के लिए वहां गए थे, और वहीं से उन्होंने जो शादी के इंतजाम होते हैं वो देखे, और बहनों की शादी के बाद उनको वापस आना था। फिर बस आए तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाए। शायरों में मदन मोहन साहब का नाम बताया आपने, जी। दीपक साहब का नाम बताया जी। और भी नाम है? सबसे बड़ा नाम तो राहत साहब का है। जी। राहत इंदौरी साहब के वो शागिर्द थे। और मुझे याद है कि 1989 में जब उन्होंने कारवाने गजल की नींव रखी, तो अब यह था कि शायरी कर रहे हैं लेकिन एक उस्ताद तो चाहिए। तो अब कैसे मिले उस्ताद? तो जो उनके तेवर थे वो राहत साहब से मिलते थे। उनको लगता था कि राहत साहब जो उनके दिल में है उस बात को ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो क्रांतिकारी तेवर से बहुत, उनके शेर बहुत थे। मैं आपको उनके कुछ शेर सुनाऊं। जी। कहते हैं कि धीरे धीरे ये आग जलने दे, अच्छा, धीरे धीरे ये आग जलने दे, कोई सूरत नहीं निकलने दे। वाह। धीरे धीरे ये आग जलने दे, कोई सूरत नहीं निकलने दे, दोस्तों पर यकीन कायम रख। वाह। दोस्तों पर यकीन कायम रख, आस्तीनों में सांप पलने दे। वाह 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 वाह। आस्तीनों में सांप पलने दे। अब जो तेवर था पठान, नए तेवर का हाँ, शेर। पठान का तेवर अब देखिए। कहते हैं कि जंग तो तय है मोहतरम दुश्मन, मोहतरम दुश्मन, जंग तो तय है मोहतरम दुश्मन, जब तलक टल रही है टलने दे। वाह। तो ये वो उनका तेवर था। तो हम, ये आरिफ भाई में था शुरू से। हम कहाँ से, किस मुद्दे पे बात कर रहे थे हम लोग? सवाल क्या था? बस वही वो सवाल था कि शायरों में कौन ज्यादा लोग। जी जी। तो राहत साहब का मैं आपको वाक्य सुनाऊं। जी। तो राहत साहब से जब ये बात हुई कि उनकी उस्तादी में आना है, उनकी शागिर्दी में आना है, उनको उस्ताद बनाना है उनको, तो राहत साहब ने जैसे किसी, मतलब राहत साहब बनाते नहीं थे उस्ताद शागिर्द, तो आमतौर पे जैसी बातें हैं कि ठीक है चलो अब देखेंगे, लेकिन उनकी जिद थी। तो उनने कहा कि चलो कोई मुशारा होगा तब तुम्हें सुनेंगे तब देखेंगे। अच्छा। तो उनने केवल राहत साहब को कन्विंस करने के लिए 1991 में एक मुशारा करवाया गुनाह में, और जिसकी निजामत राहत साहब ने की, और पहले भाग की निजामत राहत साहब ने और दूसरे हिस्से की निजामत अंजुम रहबर साहिबा ने की। और अख्तर नदवी साहब थे ग्वालियर के उस्ताद शायर, उनकी किताब थी किस तरफ कैसी हवा है, उसका रस्म इजरा करवाया। तो उस मुशायरे में कौन शायर नहीं था उस वक्त का? ताहिर फराज साहब थे, वसीम साहब थे, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे। बेशक वो राहत साहब और ये सब बड़े नाम मौजूद थे उस वक्त, वसीम बरेलवी साहब, बेशक जी। तो अब वो वहां पर फिर उन्होंने, आरिफ भाई ने अपनी अशार सुनाए उनको। अशार सुन के फिर राहत साहब ने मतलब उनसे मुतासर होकर फिर फैसला किया कि भाई तुम शागिर्दी में आओ। और जहां तक मेरा इल्म है, राहत साहब ने एलानिया किसी दूसरे शायर को अपना शागिर्द नहीं बनाया। उनके इस्लाह लेने वाले बहुत बेशुमार लोग होंगे, मगर जो कह सके कि मैं राहत साहब को शागिर्द हूँ, ऐसा शर्फ केवल आरिफ भाई को हासिल था। और जब आरिफ भाई के अंतिम दिन थे, आखिरी दिन जो थे आरिफ भाई के, तो राहत साहब उनके सराहने बैठा करते थे, तो वहां बैठ के उनके शेर सुनाया करते थे, शेर सुना करते थे। तो सबसे करीबी लोगों में राहत साहब सबसे बड़ा नाम थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी उनके साहबजादे से जी, सतलज राहत से।
उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे मालूम किया था। और राहत साहब ने कई जगह, मतलब मेरे पास वीडियोस हैं जी। जहां राहत साहब ने आरिफ भाई के शेर कोट किए हैं। अच्छा असलम भाई, शायरी कुदरत की देन है, ये सभी मानते हैं, हम बेशक, और आप बेशक। और जितने अब से हमसे पहले जो उस्ताद हैं वो भी। फिर भी इसमें उस्ताद की जरूरत क्यों महसूस होती है? असलम भाई, अल्लाह ने किसी को भी फारिगुल इस्लाह नहीं बनाया। जो इस्लाह से फारिग हो ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे माँ बाप सब सिखा रहे होते हैं, जबकि वो तो अल्लाह ने जिसको पैदा किया हो उसे कुछ सिखाने की जरूरत कहाँ है। जी। लेकिन उसने जरिए बनाए, माँ बाप बनाए। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्त यार जब बाहर मोहल्ले गली में खेल रहे होते हैं, भाई बहन बनाए जो उसको सिखा रहे होते हैं। स्कूल में वो जाता है तो वो टीचर्स वगैरह सब उसकी मदद कर रहे होते हैं। मैं एक गुरु जी हैं, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। जी। तो किसी पत्रकार को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली में किसी के घर जाना है तो आप जा तो सीधे भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको हर मोड़ पे हर गली में रुक के रास्ता पूछना पड़ेगा। अगर आपको रास्ता नहीं मालूम है तो आप इससे पूछेंगे भाई ये फलाना गली कहाँ है, वो कहेगा भाई आगे से दूसरा कट ले लो। फिर वहां जाके पूछेंगे भाई फलाना कहाँ है, तो कहेगा भाई आगे जाके मुड़ जाना। तो कई जगह आपको पूछना पड़ेगा। आज मोबाइल में नेविगेटर है, आप मैप लगाइए, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो मैप क्या कर रहा है, आपको उस मंजिल पर लेकर जा रहा है कि जो आपको मालूम तो है, और आप जहां तक पहुंच ही जाएंगे। यकीनन बताओ, आप इधर उधर ठोकरे खाते गिरते पड़ते उस जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन नेविगेटर उस काम को आसान कर रहा है। तो जो उस्ताद है वही काम करता है कि जिस मंजिल तक आपको ठोकरें खाते हुए पहुंचना है और एक लंबे अरसे के बाद पहुंचना है, लंबे वक्त के बाद पहुंचना है, वो एक उस्ताद की शागिर्दी में आने के बाद, या आपका एक कोई मुर्शिद जिसके मुर्शिद की आप उसमें आ जाएं, तो फिर आपके लिए राह आसान हो जाती है। तो इसीलिए उस्ताद जरूरी है कि वो क्या करना है उस्ताद ये नहीं सिखाता, उस्ताद क्या नहीं करना है बस इससे रोक देता है। तो ये जो नहीं करना है ये आप उस्ताद से ही सीख सकते हैं, क्या करना है ये तो आप अपनी मेहनत से सीख लेंगे। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा सच्चा जवाब नहीं हो सकता कि उस्ताद ये बताता है कि क्या नहीं करना है। बेशक, क्या करना है ये तो हम सब सीख ही लेते हैं। अच्छा आरिफ भाई सऊदी अरब गए थे? जी। किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे वो? आरिफ भाई जब इंडिया में थे तो पहले उन्होंने आकाशवाणी में अनाउंसर की पोस्ट पे काम किया, और इस सिलसिले में वो ग्वालियर भी 2-3 साल रहे, फिर भोपाल में भी रहे इस सिलसिले में, और गुना में भी रहे। लेकिन वो जरिया माश का कोई खास माकूल इंतजाम नहीं था, क्योंकि वो रेगुलर इनकम नहीं होती है अनाउंसर की। तब उन्होंने ये फैसला किया कि वो ग्वालियर या भोपाल में शिफ्ट होकर काम करेंगे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि मेरी बड़ी बहन जो है, मजली बहन जो है, उनके शौहर आबिद खान साहब, मतलब मेरे मजली दूल्हा भाई, वो सऊदी अरब में कपड़ों का कारोबार करते थे। तो वहां पर उनका रेडीमेड कपड़ों का शोरूम था, और वहीं पे वो टेलरिंग वगैरह का सारा काम होता था। तो उन्हें सपोर्ट चाहिए था, वहाँ कोई अपना वाला बंदा। और यहाँ भाई को ये था कि हम वहाँ जाएंगे तो कुछ दिन वहाँ रुक कर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल काम करने के बाद कुछ पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा तो हम उसके साथ वापस आकर फिर अपना बिजनेस यहाँ डाल लेंगे। तो इस इरादे से भाई ने ये फैसला किया कि बहनों की शादी भी करना है और घर की जिम्मेदारियां भी उठाना है। तो जल्द पैसा कमाने का एक तरीका यह था कि सऊदी अरब जाने पर जो वहाँ की करेंसी है वो हमसे तब भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये इरादा था कि वहाँ पहुँचकर मेहनत करेंगे और 2-3 साल में कुछ ऐसा इकट्ठा कर लेंगे कि जो यहाँ आने के बाद बहनों की शादी करने के बाद जो बचेगा उससे बिजनेस वगैरह कर लेंगे। तो इस इरादे से वो दूल्हा भाई के पास सऊदी अरब चले गए थे और वहाँ रहकर उन्होंने 3 साल काम भी खूब अच्छे से किया। देखिए, मैं अभी तक जो आरिफ भाई की बातें सामने आई हैं उससे कहीं भी ये नहीं लगता कि उन्होंने कोई पल अपने लिए जिया। नहीं जिया, बेशक नहीं जिया, बेशक नहीं जिया। अच्छा, आरिफ भाई को ऐसी कोई बात आपको याद है कि जिस बात से मुतासिर किया एक पठान आदमी, और वो भी जज्बात की शायरी करने? पठान से तो बड़ा मुश्किल है कि वो जज्बात की शायरी। हाँ, बेशक बेशक। तो उनके दिल अंदर एक हसास दिल था। उन्होंने बहुत कम उम्र में वो सब देखा जो एक लंबे अरसे के बाद मतलब दिखाई देता है लोगों को। अपने दोस्तों यारों को देखा जिनके घर में परेशानियां थी, और अल्लाह ने वक्त का कुछ ऐसा फिर चलाया कि घर में ही परेशानी आ गई। वालिद साहब के जाने के बाद अचानक से अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वो अम्मी
का इलाज भी होना था, बहनें घर में थी, उनकी पढ़ाई लिखाई होना थी, उनकी शादियां होना थी, तो ये सारी चीजें उनको अंदर से झकझोरती थी। तो एक अच्छे इंसान के लिए ये चीजें तोड़ने वाली होती हैं, वो अंदर से टूट रहा होता है, तो वो उस टूटन को संभालने के लिए, खुद को बिखरने से रोकने के लिए, तो उनके पास एक जरिया था शायरी। तो उन्होंने अपने आप को इस तरफ डाल दिया। तो उनकी शायरी में मैं आपको शेर सुनाता हूँ असलम भाई, आप हैरत करेंगे कि पठान भी दिखाई देगा और एक हसास पठान भी दिखाई देगा। कहते हैं कि न रस्मो राह का चर्चा, न हुस्ने यार की बातें, न रस्मो राह का चर्चा, न हुस्ने यार की बातें, यहां जिससे भी मिलो करता है कारोबार की बातें, यहां जिससे भी मिलो करता है कारोबार की बातें, मेरे मालिक मेरी माँ की दुआ की लाज रख लेना, मेरे मालिक मेरी माँ की दुआ की लाज रख लेना, मेरे आंगन में अब होने लगी दीवार की बातें, वाह 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 वाह, मेरे आंगन में अब होने लगी दीवार की बातें, इसी के साए में हमने कई सदियां गुजारी हैं, इसी के साए में हमने कई सदियां गुजारी हैं, हमारे सामने मत कीजिए तलवार की बातें, वाह 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 वाह, हमारे सामने मत कीजिए तलवार की बातें। तो वो लहजा उनका चाहे पठान वाला था, लेकिन दिल तो उनका एक हसास इंसान का दिल था। बिल्कुल। मैं अभी तक जो है उनकी बातचीत का, हालांकि उनकी शख्सियत को बयान करना आसान नहीं, बेशक। और असलम भाई, ये आपने जो महसूस किया, आप भी वो कह रहे हैं क्योंकि आप भी काफी छोटे थे जी जी, जब आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां ओढ़ ली अपने ऊपर। देखिए, हालांकि हमें महसूस होता है कि उनकी उपलब्धियां बहुत हैं जी, मैं समझता हूं कि ये उपलब्धि इंसान के लिए बहुत होती है कि उसके लिए कोई कयामत तक दुआ करता रहे। बेशक बेशक। और ऐसे उनके दोस्तों में, अहबाब में, घर वालों में, शायरों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके लिए इंशाअल्लाह कयामत तक दुआ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की जात से उम्मीद है। फिर भी उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही? देखिए, आपने बताया क्रिकेट भी वो खेलते थे, शतरंज भी जी खेलते थे। असलम भाई, मैं आपको बताऊं, क्रिकेट में आरिफ भाई स्टेट लेवल खिलाड़ी थे और गुना शहर को, ग्वालियर डिवीजन को और डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने कई बार नेशनल लेवल पर मतलब रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा आरिफ बहन ऑरेटर बहुत अच्छा थे, वक्ता बहुत अच्छा थे। और जो गुना शहर में और ग्वालियर डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में जो वो होती थी, जितनी भी डिबेट्स होती थी, उन सब में, वाद प्रतियोगिताओं में, भाषण प्रतियोगिताओं में आरिफ बहन पहले 2 लोगों में शामिल होते थे हमेशा। वो कोई भी, मैंने ऐसी कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं देखी जिसमें आरिफ बहन बोले हों और उनको फर्स्ट सेकंड इनाम से कम में मिला हो। तो हमारे घर में जो हमारी वो टाण है जिसके ऊपर हम शील्ड्स वगैरह रखते हैं, वो भरा हुआ है आरिफ भाई के उनसे। तो आरिफ भाई के शील्ड, आरिफ भाई के कप्स, आरिफ भाई के मेडल्स जो हैं हमने सहेज के रखे हुए हैं घर में, वो थे। इसके अलावा आरिफ भाई क्रिकेट के मतलब होने के साथ चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो चेस में उन्होंने बहुत वो जीते। बाकी ऐसी उपलब्धियां जो नेशनल लेवल, हाँ, उनकी अपनी, बेशक उनकी अपनी जो अपनी हासिल था, वो यही था कि वो आज भी दिलों में है, यही उनकी उपलब्धि है। आज उनसे मोहब्बत करने वाले आज भी उनको याद करते हैं ईमानदारी से, यही उनकी उपलब्धि है असलम भाई। वाकई में यही मैं समझता हूं कि वो अपने लिए नहीं जिए, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बेशक बेशक, उन्होंने अपने आप को सर्फ कर दिया। बेशक बेशक। सऊदी भी गए तो बहनों के लिए गए, वहां जाके ये इंतजाम हो जाए, अपने बारे में नहीं सोचा। मैं नहीं समझता कि ऐसी शख्सियत को जो है सिर्फ आरिफ नाम से पुकारा जा सकता। जी जी, हालांकि आरिफ अपने आप में भरपूर, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बस उनका जल्दी जाना वो नुकसान तो है। बेशक नुकसान है। क्या आरिफ भाई की बीमारी का दर्द, चूंकि आपने बताया उनकी किडनियों का मामला रहा, उनके शेर में भी झलकता था आपको? जाहिर सी बात है, तो आपको शेर भी अता कर दीजिएगा। मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ उनके जो दरमियान हुए उनके। आरिफ भाई जब सऊदी अरब थे तो यहाँ से दूर रहने का जो कर्ब था वो आप उनके अशार में महसूस करें, और फिर मैं जो उनकी बीमारी के दरमियान के शेर सुनाता हूँ। कहते हैं कि तेरे साथ कुछ पल बिताने की ख्वाहिश, तेरे साथ कुछ पल बिताने की ख्वाहिश,
हमें कब थी सारे जमाने की ख्वाहिश, वाह, तेरे साथ कुछ पल बिताने की ख्वाहिश, हमें कब थी सारे जमाने की ख्वाहिश। कहते हैं कि परिंदों को शाम जब घर जाते देखा, जी, परिंदों को शाम जब घर जाते देखा, तो होने लगी घर बसाने की ख्वाहिश, वाह, तो होने लगी घर बसाने की ख्वाहिश। वो वहां